हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। जिसने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन। यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया रिसेंटली, जो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन देता था बैंक, उसकी लिमिट को इनहेंस कर दिया है। पहले ये लिमिट होती थी 1.6 लाख पर बोरोवर, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 2 लाख पर बोरोवर। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो फार्मर्स है जो कि जमीन के ऊपर लोन लेते थे, मतलब एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए लोन लेते थे, उनका बेसिक एम क्या होता था। देखो जो लोन दिया जाता है फार्मर्स को वो किस लिए दिया जाता है, कि जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड है वो उस पर क्रॉप उगा सके, वो क्रॉप जो है फसल उगा सके, उसके लिए लोन दिया जाता है किसान को। और यहाँ पे क्या था पहले, कि अगर एक किसान जो है वो 1.6 लाख तक का लोन ले रहा है तो उसको जमीन मॉर्टगेज करवाने की जरूरत नहीं है बैंक के नाम पे। उससे गिरवी क्या रखवाया जाएगा, जो वो उस जमीन पे क्रॉप उगाएगा वो चीज गिरवी रखवाई जाती थी बैंक के द्वारा किसान से, और ये इन दी फॉर्म ऑफ हाइपोथिकेशन रखवाई जाती थी। अब बैंक ने क्या किया, इस लिमिट को बढ़ा दिया, अब ये कितना कर दिया, 2 लाख। अगर अब एक फार्मर जो है वो 2 लाख तक का लोन ले रहा है बैंक से, तो उसको बदले में जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या गिरवी रखेगा, अपनी क्रॉप जो वो उस जमीन पे उगाएगा। अब यहाँ पे मतलब क्या है, अगर कोई किसान 2 लाख से ऊपर का लोन लेता है तब उसको क्या करवाना पड़ेगा, अपनी जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है वो मॉर्गेज करवानी पड़ेगी बैंक के नाम। वरना 2 लाख या उससे कम वाले लोन पे उसको मॉर्गेज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जमीन के कागज जरूर देने पड़ेंगे बैंक को कि भाई ये जमीन मेरे नाम पे है, उसका खाता नंबर, फिर खतूनी नंबर क्या होता है, पर्चा क्या होता है, ये पटवारी से लिखा के उसको सबमिट तो करवाना पड़ेगा बैंक के पास। पर मॉर्गेज करवाने की जरूरत नहीं है अप टू 2 लाख तक के लोन के लिए। पर 2 लाख से ऊपर का लोन ले रहा है तो उसको मॉर्गेज करवानी पड़ेगी बैंक के नाम। ठीक है, तो ये था आपका कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन। अब यहाँ पे हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री वाला क्वेश्चन बनाया है इस पे। बेसिकली है क्या, देखो जो केसीसी लोन है हमारे, केसीसी लोन जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे स्टेब्लिश किए गए थे, वो किए गए थे हमारी आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पे। आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे इन द ईयर 1998। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2010 में डिसाइड हुआ, 2010 में, कि ये जो हम केसीसी लोन दे रहे हैं कोलेटरल फ्री, वो कितने अमाउंट तक का देंगे, 1 लाख का। फिर 2019 में इसको बढ़ा के कर दिया 1.6 लाख। अब 2025 में 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो गया कितना, 2 लाख पर बोरोवर कोलेटरल फ्री लोन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन था उसकी लिमिट को बढ़ा के 1.6 लाख किया गया था इन द ईयर 2019। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है हमें कि आप एज्यूम करिए जो ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है वो कितना है, 5%। जो आरबीआई ने बोला कि अभी रिसेंटली कि जो हम एफसीएनआर डिपॉजिट्स है 1 से 5 साल के, उसकी मेच्योरिटी जो है, मेच्योरिटी अमाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको 150 बेसिस पॉइंट्स बोल लो या 1.5% से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, कि एक एफसीएनआर डिपॉजिट है जिसकी मेच्योरिटी है 2 साल की, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर मैं मानूं कि अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो है वो 5% का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिकली देखो है क्या चीज, एफसीएनआर क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। जो हमारे एनआरआई लोग होते हैं, फॉरेन में रहते हैं लोग, ठीक है, उनके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो एनआरआई अकाउंट खुलवा लें, या एनआरओ अकाउंट खुलवा लें, या एफसीएनआर खुलवा लें। अब देखो जो एनआरआई एनआरओ अकाउंट होते हैं, इसमें जो करेंसी रखी जाती है वो किस फॉर्म में रखी जाती है, रुपीज में। और जो ये एफसीएनआर खुलते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, इसमें जो करेंसी रखी जाती है वो कौन सी होती है, फॉरेन करेंसी। मतलब रुपीज नहीं होगी, उसके अलावा कोई सी भी करेंसी, डॉलर में हो सकता है, यूरो में हो सकता है। ठीक है, तो एफसीएनआर अकाउंट का क्या फैसिलिटी देते हैं आपको, कि आप इसमें जो अमाउंट रखोगे वो आप फॉरेन करेंसी में रख सकते हो, और इसमें आप एफडी बना सकते हो 1 से लेके 5 साल की। अब यहाँ पे क्या है, इन एफडीज पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लगते हैं। कैसे लगते हैं, अगर अगर एफडी जो है आपका, एफसीएनआर डिपॉजिट जो है, वो 1 साल से लेके 3 साल की मेच्योरिटी वाला है, और एक होगा आपका 3 साल से 5 साल की मेच्योरिटी वाला। फिर यहाँ पे पहले ओल्ड की बात भी कर लेते हैं और न्यू की बात भी कर लेते हैं। ओल्ड इंटरेस्ट कितना लगता था पहले आपका, ओल्ड इंटरेस्ट लगता था जितना भी आपका अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स। फिर यहाँ पे लगता था आपका अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 350 बेसिस पॉइंट्स। अब आरबीआई ने बोला है जो भी पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते थे उस पर हम 150 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा देंगे। तो न्यू कितना हो जाएगा, अब न्यू हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 400। 250 तो पहले मिलता था, 150 इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, 400। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस
ये कितना हो जाएगा आपका 500, 350 में 150 प्लस कर दो, तो ये आपका नया इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आपका FCNR अकाउंट है जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से लेकर 3 साल की है, तो उसमें कितना लगेगा, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 400 बेसिस पॉइंट्स। और अगर 3 साल से 5 साल की है तो उसमें कितना लगेगा, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 500 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स मतलब जो 1% होता है वो कितना होता है आपका, 100 बेसिस पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि 5%। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, जो हमारा FCNR डिपॉजिट्स है उसकी मैच्योरिटी कितने साल की है, 2 साल की, मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, इस वाली कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, जितना अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है प्लस 400 बेसिस पॉइंट्स। क्वेश्चन में हमें अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट कितना दिया है, 5% का, प्लस 400 बेसिस पॉइंट मतलब 4%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 9%। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा, ये एप्लीकेबल रहेगा आपका 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सेबी। सेबी ने रिसेंटली 208th मीटिंग कंडक्ट की थी इन दिसंबर मंथ, और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए गए थे। तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कौन सा डिसीजन इस मीटिंग में लिया गया था और कौन सा डिसीजन ठीक है, कौन सा गलत है, ये बताना है हमें। तो देखो, जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया था वो लिया गया था आपका मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर। मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर, तो मर्चेंट बैंकर्स बेसिकली होता क्या है, ये आपका बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो मेन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं कंपनीज को, जब ये कंपनी कोई अपना IPO लॉन्च करने वाली होती है शेयर मार्केट में, तो ये उस कंपनी की पूरी हेल्प करते हैं, मतलब इन पब्लिसिटी ऑफ देयर IPOs, फिर इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर IPOs, और फिर उनकी अंडर राइटिंग भी करती है। अंडर राइटिंग क्या होता है वो अभी हम थोड़ी डिटेल में समझते हैं आगे। तो देखो, मर्चेंट बैंकर्स को सेबी ने क्या बोला इस डिसीजन में, कि मर्चेंट बैंकर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब ये 2 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, एक होगा आपका कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, और एक होगा आपका कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर्स। अब ये कैटेगरी किस बेस पे डिवाइड की जा रही है, नेटवर्थ के ऊपर। वो मर्चेंट बैंकर्स जिनकी नेटवर्थ जो है वो 50 करोड़ एंड अबव है, वो आएंगे आपके कैटेगरी 1 में। और वो मर्चेंट बैंकर्स जिनकी नेटवर्थ जो है वो 10 करोड़ एंड अबव है, अप टू 50 करोड़, वो किस में आएंगे, आपके कैटेगरी 2 में। फिर ये जो मर्चेंट बैंकर्स हैं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाले, इनको क्या है, रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा। तो इनको मिनिमम रेवेन्यू कितना जनरेट करना पड़ेगा, देखो कैटेगरी 1 वाले के लिए नेटवर्थ कितनी है, मिनिमम रिक्वायर्ड 50 करोड़, तो रेवेन्यू कितना जनरेट करना पड़ेगा, इसका हाफ, 25 करोड़। और वहीं कैटेगरी 2 वाले के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड है, 10 करोड़, तो इसको कितना करना पड़ेगा, इसका हाफ, 5 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ इनको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड एसिड्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ये देखो, नेटवर्क जो है 50 करोड़ 10 करोड़ की, ये तो टोटल दी हुई है, इसमें से लिक्विड एसिड कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, जितना इनका मिनिमम क्राइटेरिया है उसका 25%। 25% ऑफ मिनिमम क्राइटेरिया, इसका मतलब जैसे कैटेगरी 1 वाला मर्चेंट बैंकर है, इसका मिनिमम क्राइटेरिया कितने का है, नेटवर्थ का 50 करोड़ का, तो इसका 25% यानी कि 1/4 जो है, इसको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड एसिड्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और वैसे अगर कैटेगरी 2 वाले की बात करूं तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया कितना, नेटवर्थ का 10 करोड़, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 10 करोड़ का 25% लिक्विड एसिड्स में मेंटेन करना पड़ेगा। और ये अंडर राइटिंग लिमिट कितनी होगी इन मर्चेंट्स बैंकर की, अंडर राइटिंग लिमिट होगी इन मर्चेंट्स बैंकर की, अंडर राइटिंग लिमिट इन मर्चेंट्स बैंकर की कितनी होगी, 20 टाइम्स ऑफ लिक्विड नेटवर्थ, 20 टाइम्स ऑफ लिक्विड नेटवर्थ, जितनी इनके पास लिक्विड एसिड्स होंगे उसका 20 टाइम्स। अब अंडर राइटिंग क्या होता है, देखो जैसे एक IPO आया, IPO लॉन्च हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस है कि भाई IPO लगभग 90% सब्सक्राइब्ड होना ही चाहिए। अगर उससे कम सब्सक्राइब्ड हुआ तो वो IPO क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मर्चेंट बैंकर्स क्या करते हैं, अंडर राइटर का भी काम करते हैं। सपोज एक IPO जो है वो 50% सब्सक्राइब हुआ, तो इसका क्राइटेरिया कितना था, 90% का, तो 40% कम पड़ रहा है, और ये अगर पूरा नहीं किया तो ये IPO कैंसिल हो जाएगा। तो ये 40% के IPO सब्सक्राइब कौन करता है, अंडर राइटर, और ये अंडर राइटर कौन होता है, मर्चेंट बैंकर। ये अगर समझ भी नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात समझ लो इतनी सी, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर के लिए क्राइटेरिया क्या है, नेटवर्थ होनी चाहिए कैटेगरी 1 के लिए मिनिमम 50 करोड़ और कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम 10 करोड़। रेवेन्यू कितना होगा, जितना मिनिमम नेटवर्थ है उसका हाफ, 50 करोड़ का, जो कैटेगरी 1 है उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी है, 50 करोड़, तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, मिनिमम 25 करोड़। कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी है, 10 करोड़, तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, मिनिमम 5 करोड़। और लिक्विड एसिड कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 25% ऑफ मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड। ये था मर्चेंट बैंकर्स के लिए। फिर उन्होंने क्या कहा, जो स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल फर्म्स हैं जो अपने IPOs लाते हैं, स्मॉल फर्म्स जो अपने IPO लाते हैं, उनके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा इन्होंने। वो क्या रखा, वही स्मॉल फर्म्स अपने IPO ला पाएंगे जो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ऑफ मिनिमम, जो प्रॉफिट बना रहे हैं मिनिमम 1 करोड़ का इन लास्ट
2 ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 में से 2 सालों में उनका प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ का होना चाहिए, वही स्मॉल फर्म्स आईपीओ के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ कस्टोडियन के लिए लिमिट कितनी सेट की है? कस्टोडियन के लिए लिमिट सेट की है आपकी 75 करोड़ रुपए की। कस्टोडियन क्या होता है? जो आपके बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करता है, आपके बिहाफ पे सारे जो आपके एसेट्स हैं उनको रखता है अपने पास, वो उसको बोलते हैं कस्टोडियन। तो कस्टोडियन के लिए क्राइटेरिया कितना रखा है? मिनिमम 75 करोड़ का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा के 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया है। वही हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी क्या है? मतलब वो कंपनीज जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड है पर वो डेट में है। डेट में मतलब जिनके ऊपर कर्ज है, जिसपे ज्यादा वैल्यू का कर्ज है, उनकी क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया। वो कितना कर दिया है? 500 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया है? 1000 करोड़ कर दिया है। यहाँ पे जो मेन फुल फॉर्म जो है वो जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आरबीआई ने ये परवा जो है, परवास नाम का पोर्टल भी स्टार्ट किया है। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपका? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये बेसिकली क्या काम करेगी? जो आपको मिसलीड कर रहे हैं मार्केट में, मिसलीड वो आती है, जैसे कि आप ये शेयर खरीद लीजिए आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उससे आपको ये बचाएगी। उसकी पास्ट रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, वो सब आपको शो करेगी। ठीक है, पर यहाँ पे ये जो है इक्विटी मार्केट की रिटर्न्स को मॉनिटर नहीं करेगा, ये चीज गलत है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी टिक नहीं किया। बस इसका काम क्या है? परवा का प्रिवेंट मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कि आप इसमें रिटर्न कीजिए, आपका 1 महीने बाद 10 गुना पैसा हो जाएगा, 20 गुना पैसा हो जाएगा, वैसी अफवाहों से आपको बचाएगी। आप यहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और ये परवा जो पोर्टल है, जो परवा स्कीम जो इंट्रोड्यूस की है, इसको एप्लीकेबल कौन करेगा? इसको एप्लीकेबल करेगा सीआरए। सीआरए क्या है? आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, वो एप्लीकेबल करेंगे इसको, परवा को। तो परवा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी ने क्या किया? रिसेंटली एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर इस फंड में हमें इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट की होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख की। तो यहाँ पे समझते हैं ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके का क्या है? म्यूचुअल फंड है। ये एक तरीके का क्या है? म्यूचुअल फंड है। तो पहले क्या था, सेबी ने मना किया हुआ था म्यूचुअल फंड को कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके फंड मैनेजर क्या करेंगे, जो फंड्स में पैसा होगा उस पैसों से कभी शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। पर यहाँ पे क्या देखा सेबी ने कि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है शॉर्ट सेलिंग में। और शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि देखो, शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया? एक स्पेशल फंड अनाउंस किया है जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इस फंड में क्या होगा? इस फंड का जो पैसा होगा उसको जो फंड मैनेजर होगा वो उन पैसों को क्या कर सकता है? यूटिलाइज कर सकता है इन शॉर्ट सेलिंग। मतलब इस म्यूचुअल फंड में शॉर्ट सेलिंग कर सकता है फंड मैनेजर। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख रुपए की। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर्स को स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं? वो म्यूचुअल फंड्स कंपनी जो पिछले 3 साल से वर्किंग है, जो लास्ट 3 ईयर से वर्किंग है। और वो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो लास्ट 3 ईयर से वर्किंग है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा, एयूएम इन कंपनीज के अंडर 10,000 करोड़ का होना चाहिए एटलीस्ट। 10,000 करोड़ का एटलीस्ट एयूएम होना चाहिए इन कंपनीज का। एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। वो मतलब वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो पिछले 3 साल से वर्किंग है और जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 10,000 करोड़ से, मतलब एटलीस्ट कम से कम 10,000 करोड़ या उससे ऊपर का है, वही म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या कर पाएंगे? अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो इनके कस्टमर्स हैं उनको स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10 लाख की। तो यहाँ से एक एडिशनल क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड पूछा है तो आपसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में भी पूछ सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो कितने की होती है? 1 करोड़ रुपए की। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसके लिए? जो उस फंड्स के डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, फंड मैनेजर हैं, उनके लिए मिनिमम कितनी होती है? उनके लिए मिनिमम होती है 25 लाख की इन्वेस्टमेंट। अगर आप एज अ इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो आपके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 1 करोड़ की। पर वहीं अगर आप उस फंड जो एआई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसके डायरेक्टर्स हो या एम्प्लॉयज हो या फिर आप फंड मैनेजर हो, तो आपके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 25 लाख की। और एआईएफ में मिनिमम लॉक इन पीरियड कितने का होता है? 3 साल का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो।
तो आरबीआई की जो 52nd मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें क्या किया था आरबीआई ने, जो हमारा सीआरआर है जो कि कितना था 4.5%, इसको रिड्यूस कर दिया और कितना ले गए 4% पे। तो इसको सीधा 4% पे नहीं लेकर गए, इसको दो हिस्सों में तोड़ा, पहले 4.5% से 4.25% लेकर गए और फिर 4.25% से 4% पे लेकर आए सीआरआर को, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक जो लिक्विडिटी रिलीज की हुई, मतलब बैंक को जो लिक्विडिटी इंक्रीज हुई वो कितने की हुई 1.16 लाख करोड़ की। मतलब पहले इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता था आरबीआई को, इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक के पास इतना पैसा वापस आ गया। और ये जो सीआरआर हम कैलकुलेट करते हैं किसका करते हैं, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, जो आरबीआई है वो फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ ए सीआरआर कितना सेट कर सकता है। फ्लोर मतलब सबसे कम, लोएस्ट, लोएस्ट सीआरआर की जो परसेंटेज है वो कितनी सेट कर सकता है, और सीलिंग मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना सीआरआर सेट कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ऐसी कोई लिमिट क्राइटेरिया नहीं है, पहले ये लिमिट क्राइटेरिया होता था, ये कितना होता था आपका 3% से लेके 20% तक। सीआरआर को आप कितना कम कर सकते हो 3% तक, कितना ज्यादा ले सकते हो 20% तक। पर 2006 के बाद ये क्राइटेरिया कैंसिल कर दिया, अब कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितना भी कम कर सकते हैं कितना भी ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है आरबीआई ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीआरआर जो है वो मेंटेन किस एक्ट के थ्रू किया जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत और सेक्शन 42। तो यहाँ पे एसएलआर भी मेंटेन किया जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और ये कौन से एक्ट के तहत मेंटेन किया जाता है, ये किया जाता है आपका बीआर एक्ट के तहत, बीआर एक्ट 1949, और सेक्शन कौन सा होएगा 42 का उल्टा कर दो 24। तो यहाँ पे एसएलआर के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, एसएलआर का सीलिंग और फ्लोर कितना मैक्सिमम सेट कर सकती है आरबीआई। तो देखो जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब मिनिमम वैल्यू, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम वैल्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर सीलिंग जो मैक्सिमम सेट कर सकती है वो कितना कर सकती है 40%, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इनऑपरेटिव एंड फ्रोजन अकाउंट्स के ऊपर। अब आरबीआई ने बैंक्स को गाइडलाइंस दी है कि बैंक को क्या कराना पड़ेगा, एक कस्टमर सर्विस कमेटी बनानी पड़ेगी, और वो कमेटी क्या है, आपके जो सीनियर सुपरवाइजर मैनेजर है उनको रिपोर्ट करेगी कि उन्होंने कितना काम किया है इन रिडक्शन ऑफ इनऑपरेटिव एंड फ्रोजन अकाउंट। तो ये जो अपने सीएससी कमेटी है, कस्टमर सर्विस कमेटी जो है, ये अपने सीनियर सुपरवाइजर मैनेजर को जो रिपोर्ट करेगी वो किस पोर्टल के थ्रू रिपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्ष। अब इस न्यूज को समझते हैं क्या चीज। देखो बैंक में क्या होता है, आप अगर अपना अकाउंट यूज ना करो, उसमें कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन ना करो, मतलब कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन आप खुद कर रहे हो, जैसे आपने अपना फोन का रिचार्ज किया, या आपने किसी को यूपीआई पेमेंट की, या आपने बिल पेमेंट की, या आपने एफडी बनाई, या आपने इंश्योरेंस की पेमेंट की, कुछ भी, या आपने एटीएम से विड्रॉल किया, वो सब क्या कहलाया जाता है, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन, जो आप खुद कर रहे हो। अगर आप अपने अकाउंट में 2 साल तक कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है, इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, क्या हो जाता है, इनऑपरेटिव अकाउंट। कब तक, अगर आप 2 साल तक कोई कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। इसमें देखो बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगी। बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जैसे बैंक आपके एटीएम के चार्जेस काटेगा, एसएमएस के चार्जेस काटेगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आपके अकाउंट में कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर वो 2 साल तक नहीं हुई तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव। और इसके अगले 8 साल तक अगर आपने अपने अकाउंट को नहीं चलाया, मतलब टोटल कितना हो गया 10 साल, 2 साल ये 8 साल ये, तो आपका अकाउंट किस में चला जाएगा, डेफ में। डेफ की फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो ये इसमें क्या होता है, जो भी आपके अकाउंट का पैसा होता है वो सारा का सारा किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जैसे जिन कस्टमर्स का अकाउंट इनऑपरेटिव होने वाला है, तो बैंक क्या करेगा, उनको एसएमएस अलर्ट भेजेगा, उनको चिट्ठी भेजेगा, उनसे कांटेक्ट करेगा कि भाई आप आइए अपने अकाउंट को चलाइए। और ऐसी इस मैटर में, इस सिनेरियो में बैंक ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितने लोगों के साथ कांटेक्ट किया है, कितने अपने अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव होने से बचाए हैं, उस सब का आंकलन कौन करेगा, ये कस्टमर सर्विस कमेटी करेगी। और ये कमेटी किसको रिपोर्ट करेगी, सीनियर सुपरवाइजर मैनेजर को। और ये किस पोर्टल के थ्रू करेगी, दक्ष पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ये 3 पोर्टल्स हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। देखो ये तो हम समझ गए डेफ अकाउंट क्या होता है, जो अकाउंट 10 साल से ऑपरेट नहीं किया गया है वो क्या हो जाता है, आपका डेफ अकाउंट हो जाता है। तो ये पैसा सारा चला जाता है आरबीआई के पास। अब किसी कस्टमर को देखना है, किसी कस्टमर को देखना है कि यार मेरा किसी बैंक, मैंने क्या पता बहुत साल पहले अपना एक अकाउंट खुलवाया था, अब याद नहीं मैंने बंद करवाया था कि नहीं करवाया था, और उसमें कितना पैसा था मेरे को याद नहीं, तो अब मैं उसकी जानकारी कैसे लूं। तो वो क्या कर सकता है,
उद्गम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। उद्गम पोर्टल ये वाला, ये किसके लिए बनाया जाता है? आपका डेफ अकाउंट्स के लिए। आपको अगर डेफ अकाउंट्स की जानकारी लेनी है तो आप किस पोर्टल के थ्रू ले सकते हो? उद्गम पोर्टल के थ्रू। तो उद्गम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपकी? अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, उद्गम पोर्टल। इसमें आप क्या कर सकते हो? अपने डेफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। पर उद्गम पोर्टल में आपका ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक में वो सबकी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी ना। उद्गम पोर्टल में सिर्फ 30 बैंक्स का डाटा प्रेजेंट है एट ए टाइम। इस वक्त तक अभी तक सिर्फ 30 बैंक्स का डाटा अवेलेबल है ऑन उद्गम पोर्टल्स। तो आपका अगर खाता इन 30 बैंक्स में से किसी एक में था, उसकी जानकारी लेनी है तो ही आपको मिलेगी। अगर इन 30 बैंकों के अलावा किसी और बैंक में खाता था तो उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि उद्गम पोर्टल में भी सिर्फ 30 बैंकों का डाटा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये उद्गम पोर्टल। और साथ ही साथ आरबीआई ने एक कैंपेन भी चलाया था कि ये जो डेफ अकाउंट्स का है इनकी संख्या को कम करने के लिए एक कैंपेन चलाया था। वो क्या था आपका? 100 डेज 100 पेज कैंपेन। 100 डेज 100 पेज कैंपेन। इसमें क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक जो है अपने टॉप 100 डेफ अकाउंट्स को सेटल करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल किस लिए? आपका प्रवाह पोर्टल की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रवाह पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है आपकी? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। अब जैसे मेरी एक कोई कंपनी है या मेरा कोई अपनी फिनटेक कंपनी है और मेरे को आरबीआई से कोई अप्रूवल लेनी है, कुछ चीज लेनी है आरबीआई से। ठीक है, कोई अप्रूवल लेना है, किसी चीज की परमिशन लेनी है, तो मैं आरबीआई को एप्लीकेशन भेजूंगा। फिर वो एप्लीकेशन कौन से स्टेज पे पहुंची, वो रिजेक्ट हुई, पास हुई, कौन सी स्टेज पे है, उस सब की जानकारी मैं कैसे ले सकता हूँ? इस प्रवाह पोर्टल के थ्रू। मैं प्रवाह पोर्टल में अपनी इंक्वायरी डालूंगा और वो मेरे को बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची है, उस पर क्या फैसला लिया गया है, वो पास हुई है कि फेल हुई है, फेल हुई है तो किस वजह से फेल हुई है। वो सारी जानकारी आप कहां से ले सकते हो? प्रवाह पोर्टल से। फिर लास्ट है आपका मनी ऐप। मनी ऐप की फुल फॉर्म क्या है आपकी? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली जो आपके विजुअली इंपेयर्ड पर्संस होते हैं, ठीक है, जिनको देखने में दिक्कत है, जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए ये ऐप बनाई गई है। इसमें क्या है? आप मोबाइल फोन से अपने नोट को स्कैन कीजिए और वो मोबाइल फोन आपको ऐप जो है वो बता देगी कौन से करेंसी का नोट है, कि 10 का है, 20 का है, 500 का है, 200 रुपए का नोट है। वो ऐप बता देगी आपको कि कौन सा नोट है, आपको बस स्कैन करना है नोट को उस ऐप से। पर यहाँ पे इस ऐप का ड्रॉबैक क्या है? ये ऐप आपको ये नहीं बताएगी कि ये नोट जेन्युइन है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं ये नहीं बताएगी, पर ये बता देगी कि इसकी करेंसी कितनी है। ठीक है, और दक्ष जो पोर्टल है इसका काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम क्या होता है? आपका सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये एक तरीके का सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, बैंकों को सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया है दक्ष पोर्टल। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी आपकी। ठीक है, और राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन कमिटी के ऊपर। आरबीआई ने रिसेंटली एक 8 मेंबर्स की कमिटी बनाई है ताकि वो फ्रेमवर्क बना सकें। कि कौन सा फ्रेमवर्क? फ्री एआई का फ्रेमवर्क। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्री एआई। अब यहाँ पे देखो, समझते हैं इस न्यूज को क्या है। आरबीआई ने एक 8 मेंबर की कमिटी बनाई है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? कमिटी का चेयरपर्सन कौन है, कमिटी को चेयर कौन करेगा? तो कमिटी को चेयर कौन करेंगे? हमारे पुष्पक भट्टाचार्य। और कितने मेंबर्स की कमेटी है? 8 मेंबर्स की कमेटी है। इनका काम क्या है? ये फ्री एआई बनाएंगे। फ्री एआई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इसकी फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे इनको क्या करना है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि जो बैंक्स हैं, जो हमारे फिनटेक सेक्टर हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, पर एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल वे में। एथिकल मतलब प्रॉपर वे में, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और ये मेंबर, कितने मेंबर की कमेटी है? 8 मेंबर्स की कमेटी है, जो जिसको चेयर कौन करेंगे? पुष्पक भट्टाचार्य जी। और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स में सबमिट करेंगे, 6 मंथ्स में सबमिट करेंगे टू आरबीआई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या पे आपका? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अब सेबी ने भी ये चीज इंट्रोड्यूस कर दी है। देखो, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है वो बैंक्स में तो एप्लीकेबल था ही, अब सेबी भी इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता क्या बेसिकली? जैसे समझो, अब मेरी जो ब्रांच है एसबीआई की, हमारी ब्रांच से 7 किलोमीटर आगे एक और ब्रांच है, और साल में एक बार क्या होता है, हम एक ट्रेनिंग टाइप करते हैं। ट्रेनिंग टाइप क्या मतलब करते हैं? हमारा जो बैंक है
उसमें 2 से 3 के बीच में, 2 बजे से लेकर 3 बजे हमारे बैंक के सिस्टम जो है वो बैक एंड से बंद कर दिए जाते हैं। और हमें क्या करना पड़ता है, एक दो वाउचर्स या एक दो चेक जो है कुछ भी, वो ये 7 किलोमीटर जो दूर ब्रांच है इसमें जाके, वहां जाके इनके सिस्टम से पोस्ट करने पड़ते हैं, इनकी सिस्टम से पोस्ट करने पड़ते हैं। और ये किस लिए किए जाते हैं, ये होता है हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। मतलब कल को बाय चांस मेरी ये वाली जो ब्रांच है इसमें कुछ भी हो जाए, आग लग जाए या इसके ऊपर पेड़ पूड़ गिर जाए या इसमें गाड़ी घुस जाए, ट्रक घुस जाए, ये खराब हो जाए, ब्रांच इसके सर्वर उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ के जो कस्टमर्स हैं इनको ये फैसिलिटी मिले, इनको बैंकिंग फैसिलिटी मिले। क्योंकि देखो ना, ऐसे कहने को तो एसबीआई की हैं सारी ब्रांचेस, पर कुछ फैसिलिटीज जो होती है वो होम ब्रांच में ही मिलती है। जैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम देखना है तो वो आपको हमारी जो एसबीआई की आपकी होम ब्रांच होगी वहीं पे मिलेगा, दूसरी ब्रांच में नहीं मिलता। फिर आपको जो कैश लेना है, ठीक है, चेक्स पे जो कैश लेना है, अगर आपको ज्यादा कैश लेना है तो वो आपको होम ब्रांच में मिलेगा, नॉन होम ब्रांच में मिलेगा ही नहीं। फिर किसी किसी के पास चेक नहीं होते, वाउचर्स ही होते हैं, सिर्फ सिंपल वाउचर्स, तो वाउचर्स में दूसरे नॉन होम ब्रांच में पेमेंट मिलती नहीं है, आपको वो होम ब्रांच में पेमेंट मिलेगी। तो अगर कल को मेरी ब्रांच के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो वहां के लोगों को दिक्कत ना आए और वहां के लोगों को पूरी फैसिलिटी मिले, इसलिए ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाया जाता है। अगर कल को मेरी ब्रांच, समझ लो मेरी ब्रांच में क्या हो जाता है, आग लग जाती है और हमारे सारे सर्वर उड़ जाते हैं, तो हमारे पास क्या फैसिलिटी है, हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और हम सारे बंदे जो भी इस बैंक में हमारी इस ब्रांच में है, जैसे ब्रांच मैनेजर हो गए, क्लरिकल्स हो गए, जो भी हैं वो सारे आएंगे इस ब्रांच में और यहाँ पे सिस्टम्स यूज करेंगे और यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी देंगे, होम ब्रांच की फैसिलिटी देंगे इस ब्रांच में, दूसरी ब्रांच में। तो ये होता है आपका एक तरीके का बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो यहाँ पे सेबी ने भी वो चीज एप्लीकेबल कर दी है और ये कब से चालू हो जाएगी, 1 अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, एनएससी और बीएससी जो है, दो स्टॉक एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट है इनके, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे सेबी ने बोला है कि जब भी अगर किसी एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई भी हॉल्ट आता है, किसी भी चीज का कोई आउटेज आता है, आउटेज मतलब कि आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, कि नेट डाउन है, कनेक्शन डाउन है, कुछ भी है, उसकी वजह से अगर आप फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो आपने क्या है 75 मिनट्स के अंदर सेबी को रिपोर्ट करना है और सेबी जो है वो अगले 15 मिनट में एग्जीक्यूशन प्लान चालू कर देगी। अब इसमें फैसिलिटी क्या मिलेगी आपको, सपोज आपके शेयर एनएससी में है और एनएससी चल नहीं रहा है तो आप उस शेयर को बीएससी पे भी बेच पाओगे, ये फैसिलिटी मिल जाएगी। मतलब आपको जरूरी नहीं है अब एनएससी का वेट ही करना पड़ेगा कि कब चलेगा, कब मैं बेचूंगा ना, आप एनएससी के शेयर्स बीएससी में भी ट्रेड कर पाओगे। मतलब एक दूसरे की सहायता से आप एक दूसरे पे ट्रेड कर पाओगे अगर बाय चांस कोई नहीं चल रहा है तो। इसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। और ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा आपका, 1 अप्रैल 2025 से। तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 30 मिनट नहीं है, 30 मिनट नहीं है, यहाँ पे 75 मिनट्स है। 75 मिनट्स में सेबी को इन्फॉर्म किया जाएगा और अगले 15 मिनट में वो चीज क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। अब ये T+0 मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको बोला जाता है टी डे, उसको बोला जाता है टी डे। और अगर आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो सेम डे सेटल हो रही है, सेम डे सेटल हो रही है तो उसको बोला जाएगा T+0। फिर अगर आप ट्रांजेक्शन आज कर रहे हो और सेटलमेंट कल हो रही है तो उसको बोला जाएगा T+1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी क्या कर रहा है, T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉप कितनी फर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉप 500 फर्म्स के ऊपर। और ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 31 दिसंबर 2024 से। फिलहाल जो है अभी ये जो नई स्कीम टॉप 500 कंपनीज पे एप्लीकेबल की है, इससे पहले टॉप कितनी कंपनीज पे लागू था, टॉप 25 सिलेक्टेड स्टॉक्स पे, टॉप 25 सिलेक्टेड स्टॉक्स पे जो था वो ये चीज एप्लीकेबल थी कि उनको सेटलमेंट करनी पड़ेगी T+0 डेज में। अब ये बढ़ा के कितना कर दिया, टॉप 500 फर्म्स पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एसआईपीस। एसआईपीस क्या होते हैं, हमारी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये क्या होता है आपका, म्यूचुअल फंड में यूज होता है। मतलब एक तरीके की म्यूचुअल फंड की आरडीज हुई। जैसे आरडी में क्या होता है, हम हर महीने अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवाते हैं, कैंसिल करवाते हैं, किस्त लगवाते हैं अपने अकाउंट से और वो हमारे आरडी अकाउंट में डिपॉजिट होता है और लास्ट में उस पर इंटरेस्ट मिलता है। वैसे एसआईपी होती है, हर महीने हमारे अकाउंट से कुछ पैसा कटेगा और वो हमारे म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट होता रहेगा। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, अगर आप एसआईपी कैंसिल करा रहे हो तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। अब पहले कितना टाइम लगता था एक एसआईपी को कैंसिल कराने में और उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता था, 10 डेज का। अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 2 डेज। इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 2 डेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर।
बहुत जल्द आपको मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।